जय हिंद दोस्तों जैसे हमने कल ही चर्चा की थी कि आज हम बात करेंगे जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कि किस प्रकार से यह श्रिंक होने वाली है, किस प्रकार से दुनिया भर की जो इकोनॉमी है यह नीचे जाने वाली है और दुनिया भर में मंदी देखी जाएगी। उस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। तो दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से जो अपनी रिपोर्ट बनाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस बार की रिपोर्ट जो आई है नेगेटिव रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमी के संदर्भ में। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 3% दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ने वाली है, जिसका कारण बताया है कि कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन दुनिया भर में हुआ है उसके कारण वैश्विक स्तर पर जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें 3% का जो श्रिंकेज है वह नोटिस किया जाएगा। और हो सकता है कि हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, उसका बहुत सारा हम गवा दें। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब एक बार इस तरह की क्राइसिस पूरी दुनिया भर में आती हैं तो फिर प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है अलग अलग देश आरंभ करते हैं। और जब इस प्रकार की पॉलिसीज आरंभ होती हैं तो आप देखेंगे कि फिर जो ट्रेड वॉर्स होती हैं वो और भी बढ़ती हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 2 साल से तो जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड वॉर चल रही थी उसने दुनिया भर की इकोनॉमी का बहुत नुकसान किया। हालांकि अमेरिका की इकोनॉमी को उसने बूस्ट किया था, लाभ दिया था, लेकिन दुनिया भर में उसने एक भारत और चीन के अलावा यूरोप को तो खास तौर से जर्मनी जैसा जो उनका इकोनॉमिक हार्टलैंड थी उसमें तो आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस आने के पहले ही मंदी डिक्लेयर हो गई थी। अर्थव्यवस्था स्लो डाउन थी दुनिया भर में क्योंकि ट्रेड वॉर चल रही थी। तो यदि प्रोटेक्शनिज्म आएगा, देखिए यदि 3% दुनिया भर की अर्थव्यवस्था श्रिंक होती है तो डेफिनेटली आप मान के चले कि दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है जो कि ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल विपरीत होती है वह बढ़ेगी। और यदि वह बढ़ती है ऐसी स्थिति में फिर ये होता है कि जो टकराव होता है, जो व्यापारिक टकराव होता है जिसको हम ट्रेड वॉर कहते हैं, वह आरंभ होती है और ये दुनिया के लिए अच्छी नहीं होती। वर्ल्ड के ने जो कुछ, देखिए एक बात है, हम पूंजीवाद को, ग्लोबलाइजेशन को कितना ही बुरा बोले, उसके भी बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन दुनिया ने जितनी प्रोग्रेस ग्लोबलाइजेशन को लेकर के कारण करी है इतनी इतिहास में कभी नहीं हुई। आज दुनिया भर में जितनी पूंजी और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इतिहास में कभी नहीं था। तो ग्लोबलाइजेशन से हमको बहुत कुछ मिला है, इससे कोई ना नहीं कर सकता। और इस रिपोर्ट में आगे कहा है कि जो पहले एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वर्ष जो दुनिया भर की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें पॉजिटिव मिलेगा, उसमें इजाफा मिलेगा 3.3% का। उसके विपरीत कोविड-19 के आने के बाद 3% का नेगेटिव मिल रहा है। मतलब जिसको कहते हैं ना, मेरे शब्दों में कहूँ मैं तो जो हम एक कहावत कहते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये वही स्थिति है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वैश्विक संस्थाएं मान रही थी कि इस वित्तीय वर्ष में दुनिया भर की जो इकोनॉमी है 3.3% से ग्रोथ करेगी। अब स्थिति यह है कि अनुमान जो लगाया जा रहा है कि ग्रोथ नहीं करेगी, 3% से यह नीचे चली जाएगी। और गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वह कहती हैं कि ऐसा तो ग्लोबल जो ये स्थिति बनी है यह ग्रेट लॉकडाउन की वजह से हुई है, जो ऐसा आज के पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस मैग्नीट्यूड से, जिस स्पीड से जो एक्टिविटीज दुनिया भर में कोलैप्स हुई हैं वह हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। और मैं इसके एक स्टेप आगे जाके कहता हूँ, हमने क्या, हमारी 2 जनरेशन और पीछे चले जाए तो भी नहीं देखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में हो,
पूरी दुनिया के कारखाने बंद हों, बल्कि कारखानों की रफ्तार बढ़ गई थी। चाहे वह सैन्य प्रोडक्शन कर रहे हों, चाहे उस समय वे मेडिसिन के प्रोडक्शन कर रहे हों, तो कारखानों की तो ज़्यादा रफ्तार बढ़ गई थी। माइनिंग खूब हो रही थी क्योंकि लोहे की आवश्यकता थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये तो मैं गीता गोपीनाथ की बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी लाइफ टाइम नहीं, हमारी 2 जनरेशन पीछे भी चले जाएं तो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं दिखता कि पूरी दुनिया के कारखाने एक साथ बंद हुए हों। फिर रिपोर्ट जो आगे कहती है वह कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिकवरी और जो हालात होंगे वो वी शेप के दिखेंगे। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात क्यों करें इकोनॉमी में, लेकिन हमको यूएस की बात करना पड़ेगी। इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि 22 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है। और जब यूनाइटेड स्टेट्स का चाहे शेयर बाजार इफेक्ट होता हो, चाहे वहाँ का रियल एस्टेट इफेक्ट होता हो, या वहाँ की बेसिक अर्थव्यवस्था इफेक्ट होती हो, तो उसके जो रिपरकशंस हैं पूरे दुनिया में आते हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले जब वहाँ का स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ था तो दुनिया भर के हमारे सहित सारे स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुए थे। 2008 में जब वहाँ पर लेहमैन क्राइसिस हुई थी तो दुनिया भर में एक मंदी की चपेट आई थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स पे जो होता है उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो ये माना जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रभाव पड़ना है वह वी शेप में पड़ना है। वी शेप का कैसे, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो एकदम से गिरेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद उठेगा। लेकिन ये जो एक वी शेप का ड्रॉप होता है, ये भयानक ड्रॉप होता है कि एकदम से ग्राफ का गिरना फिर उठना। तो इस प्रक्रिया के बीच में जो नौकरियां जाती हैं, जो अर्थव्यवस्था चौपट होती है, उसके विषय में थोड़ा आप सोचिए कि कितना भयानक होता है वो। और उसमें ये कहा गया है कि इसका मेन कारण ये है कि सप्लाई चेन्स जो हैं वो पूरी तरह से खराब हुई हैं। ये प्री वायरस जो ट्रेंड है उसको भी खराब करेंगी। ये प्री नेक्स्ट ईयर का जो हमने इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी ने सोचा था कि अगले वर्ष की जो वित्तीय ग्रोथ होगी उसको इस वर्ष के हालात ने और सप्लाई चेन्स ने खराब कर दिया है। गीता गोपीनाथ आगे कहती है, इट इज वेरी लाइकली दैट दिस ईयर द ग्लोबल इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इट्स वर्स्ट रिसेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो आया था यूनाइटेड स्टेट्स में 1929 में, उसके बाद का सबसे बड़ा रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी किसको कहते हैं आर्थिक टर्म में, जब जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है वह नेगेटिव में जाने लगे तो आधिकारिक रूप से मंदी आ जाती है। तो उनका यह मानना है आईएमएफ का कि जो ये स्थिति है इसमें तो जो मंदी है, यह जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, और बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स में चला था 29 से लेकर 32 तक। लेकिन दुनिया के अधिकांश देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे देशों में विश्व युद्ध द्वितीय के बाद तक भी वह चलता रहा था। इतनी भयानक मंदी थी। और वहाँ पर जो ये मंदी आई थी ना, वो इसलिए आई थी कि वहाँ के जो स्टॉक मार्केट गिरे थे उसके कारण हुई थी। जो प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट का जो कॉम्बिनेशन था, जो शेयर बाजार गिरा था, उसकी वजह से मंदी आई थी और उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। और यहाँ तक कि यूरोप की कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट हुई थी और कई जगहों पर उसके जो असरात थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक चलते रहे थे। बैरी एचएन ग्रीन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इकोनॉमिस्ट है। ये कहते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें और आज की स्थिति में बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि 25% के आसपास वो कहते हैं कि उस समय जॉबलेसनेस जो थी अमेरिका में वो 25% के आसपास हो गई थी। और ऐसा लगता है कि वह स्थिति अभी भी बनने वाली है यहाँ पर। फिर वे यह भी कहते हैं कि ग्लोबल नेचर ऑफ डाउनटर्न जो अभी है विच कुड प्रोलॉन्ग द क्राइसिस, ये जो ग्लोबल नेचर है इसकी वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है ये कि केवल अमेरिका में हुआ है या यूरोप में हुआ है, पूरी दुनिया में जो क्राइसिस हुई है उसकी वजह से ये क्राइसिस का समय अवधि बढ़ सकती है। और यहाँ तक कि जो पुअर कंट्रीज हैं वे भी उससे जूझ रही हैं। तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो सकती है इसमें। और वो आगे कहते हैं कि ये जो डिप्रेशन है ना, ये थोड़ा सा अलग है ग्लोबल डिप्रेशन जो उस समय आया था उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जिस प्रकार का शॉक अभी आया है वो एकदम आया है, जबकि ग्रेट जो ग्लोबल उस समय जो हुआ था 1929 में, उस समय तो यह हुआ था
कि पहले स्टॉक मार्केट में आया था, उसके बाद वो फैला था, उसका फैलाव हुआ था इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में यूनाइटेड स्टेट्स के, और फिर वो आगे जाके ग्रेट ब्रिटेन, वेस्टर्न यूरोप और दूसरी जगहों को कवर किया था। लेकिन यह जो हुआ है कि धीरे धीरे नहीं, ये एकदम से, जिसको कह सकते हो आपकी नी जर्क रिएक्शन की तरह हुआ है कि पूरी दुनिया एकदम से जो बिजनेस एज यूजुअल होता है वो शट डाउन हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो मानती है कि इस क्राइसिस में अमेरिका की जो इकोनॉमी है लगभग 6% श्रिंक हो सकती है। अब आप सोचिए कि जो 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जब उसमें श्रिंकेज होगा 6% का, तो उसका स्पिल्स कितने होते हैं। क्योंकि देखिए डोमिनोज इफेक्ट होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने 22 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का 6% जोड़ लिया और हमने मान लिया कि इतना नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनोज इफेक्ट अर्थव्यवस्था के टर्म में ये होता है कि एक सेक्टर इफेक्ट हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा गिरेगा तो तीसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा तो चौथा गिरेगा। तो यदि 6% का गिरावट होती है तो उसका जो स्पिलेज होगा वह बड़ा खतरनाक हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति बननी है यूरोप की। यूरोप के विषय में IMF की जो रिपोर्ट कहती है कि वहाँ जो सुकड़ाव होगा, जो श्रिंकेज होगा इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, वो 7.5% होगा। और अब ये तो वहां तक, क्योंकि वो पॉलिटिकल टर्म में बात नहीं करता IMF, मैं इस पर और भी चीज ऐड कर रहा हूं कि ये 7.5% तो उनका अनुमान है। मेरा अनुमान जो है ये 10 से 12% है। वो इसलिए है कि देखिए इटली ऑलरेडी कह रहा है कि 6% उसकी इकोनॉमी नीचे गई है। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वो 10% से नीचे आ चुका है। जर्मनी की स्थिति सिकुड़ रही है। यदि जर्मनी भी 10% नीचे जाता है और स्पेन भी जाता है तो उसका डोमिनो इफेक्ट पूरे के पूरे जो पूरा यूरोजोन है उस पर आना निश्चित है। और ड्यूचे बैंक के अब थोड़ा सा आप कुछ महीने पहले, चाहे 3-4 महीने पहले, यदि आप में से कोई भी जो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देते होगा तो ड्यूचे बैंक यूरोप की सबसे बड़ी बैंक है। और उसमें जो स्थिति चल रही थी कि बहुत सारी जो अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक उन्होंने नहीं कहा था कि अफवाहें झूठी हैं, कि वे बहुत नुकसान में चल रही है। यदि आप सोचिए कि डॉइचे बैंक यदि कोलैप्स होती है तो उसका इम्पैक्ट तो फिर लेहमैन ब्रदर्स से ज्यादा आना है, क्योंकि पूरे के पूरे EU पे जाएगा। फिर उसके अथवा आप ये भी मान के चलिए कि जिस प्रकार से जो प्रॉस्परस नॉर्थ है और कंपैरेटिवली जो गरीब साउथ है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं भी दिख रही हैं विज़ावी जो कोरोना वायरस के जो समस्या आई हैं, वो साउथ में ज़्यादा है नॉर्थ के मुकाबले। तो उनके बीच में गैप एक बढ़ चुका है, क्योंकि समय पड़ने पर आप देखिए जर्मनी ने या फ्रांस ने इटली की मदद नहीं की, स्पेन की मदद नहीं की। इटली के तो जिससे अपेक्षा नहीं थी उन्होंने उसकी सहयोग किया। यहाँ तक रशिया ने सहयोग किया। रशिया ने अपने सोल्जर्स को भेजे जो कि जो बायो वॉर, न्यूक्लियर वॉर, केमिकल वॉरफेयर, इसमें जो लोग निपुण होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको भेजे। यहाँ तक कि जो व्यवस्थाएं करनी थी रोम से लंबार्डी, जो सबसे खराब तरह से जो जूझ रहा था कोरोना वायरस से, उसके लिए जो व्हीकल्स भी भेजे गए वो भी रशिया ने भेजे। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उस समय उसकी मदद नहीं की। मुझे इस बात की बहुत संभावना है कि हो सकता है कि इटली कुछ समय के बाद ये कहे कि हम ऑस्टेरिटी मेजर लें और यूरोपियन यूनियन से खूब सारा लोन लें। इससे अच्छा है कि हम EU को छोड़ दें और अपनी करेंसी को या तो डिवैल्यूएट करें या कोरोना बॉन्ड्स निकालें। कोरोना बॉन्ड निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगेंस्ट GDP किसी भी कंट्री के लिए, वो भी ऐसे कंट्री, छोटा कंट्री हो और प्रोग्रेसिव कंट्री हो। इटली एक अच्छा कंट्री है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसके पास टूरिज्म सेक्टर है, उसके पास बैंकिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है उनके पास वेपनरी की इंडस्ट्री है। तो वे खुद भी सक्षम हैं कि अपने बॉन्ड्स निकाल कर भरपाई कर सकते हैं। तो वे क्यों ऑस्टेरिटी मेजर लें? और ऑस्टेरिटी मेजर लेते हैं जब ऑलरेडी आपकी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, जब ऑलरेडी आप इतना नुकसान कर चुके हैं। तो ऑस्टेरिटी मेजर लेने का मतलब ये हुआ कि सरकार लोगों को जो सहयोग करती है वो भी कम करे और जॉबलेसनेस और बढ़ाए। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगी। जब ब्रेक्सिट के बाद लग रहा था कि फ्रेक्सिट होगा फ्रांस का, लेकिन अब मुझे लगता है फ्रेक्सिट तो बाद में होगा, पहले इटली का एक्सिट होगा। और
सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट होना यूरोपियन यूनियन के लिए निश्चित है। लेकिन इसमें एक अच्छी किरण जो दिखती है, आईएमएफ की एक रिपोर्ट जो कहती है, ये चीन और भारत के विषय में है। इनका मानना है कि चीन लगभग जो है, जस्ट अ मिनट, चीन और भारत पर इसका इफेक्ट वो मानते हैं कम होगा, और जो ये चाइना और भारत के ऊपर जो इफेक्ट है ये यदि कम होता है तो इससे आप मान सकते हैं, चाइना के विषय में वो कहते हैं 1.2% 1.2% की जीडीपी से इस साल में भी चाइना प्रोग्रेस करेगा, और वहीं भारत का वो मानते हैं कि 1.9% जीडीपी से भारत भी प्रोग्रेस करेगा। अब मैं इसमें एक चीज कहता हूं कि देखिए, भारत और चाइना ये दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। यदि ये 1.6% से चाइना ग्रोथ दिखाता है, 1.9% से भारत ग्रोथ दिखाता है, तो ये दुनिया के लिए भी अच्छा है हमारे साथ में। और यदि किसी तरह से यूएसए बाहर निकल जाता है इस क्राइसिस से, तो यूएस, इंडिया और चाइना, ये तीनों यदि क्षेत्र अच्छे चलते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये क्राइसिस जो है बहुत लंबी चलेगी। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि यदि दुनिया के एक बड़े सेक्टर में, चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो, यदि ये क्राइसिस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी चलता है, कोरोना वायरस, फर्स्ट हाफ तक तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में भी चलता है, तो आईएमएफ कहता है कि फिर नुकसान डबल हो सकता है। अब फिर नुकसान डबल की आप संभावनाएं समझे कैसी हो सकती है कि दुनिया की इकोनॉमी यदि 6% गिरती है, और जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 का, तब 1% से कम गिरी थी, 2% शायद, सॉरी 1% से कुछ ज्यादा गिरी थी। लेकिन जो 2008 की लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस थी, उसमें तो केवल 1% से भी कम गिरी थी, और उसका स्पिल ओवर कितना था हम आज भी नहीं भूले हैं। तो यदि आप समझिए 6% वर्ल्ड इकोनॉमी गिरती है, यूएस की यदि 12% गिरती है, 14-15% गिरती है यूरोप की, तो क्या हो जाएगा। तो अपेक्षा करें कि ये कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है, ये सेकेंड हाफ में कहीं कंटिन्यू ही नहीं हो, और भारत, चीन और यूएस इससे जल्दी निपट जाए, बाहर निकल जाए इस क्राइसिस से। यदि ये तीन देश, हम, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस क्राइसिस से बाहर जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं, तो दुनिया के लिए अच्छी खबर यह रहेगी कि फिर आप मान के चले, मेरा अनुमान कहता है कि 3% की जगह ये जो गिरावट होगी वो 1% पर रह जाएगी। देखते हैं, मैं और भी अध्ययन कर आपके सामने आऊंगा। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, घरों में रहें। जय हिंद, जय भारत।